हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? हम बात करने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इसमें होता क्या है कि जब आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट पहले था उसके तुलना में अब जो सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि सॉल्वेंट में आप मिला रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो अब सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये जो सॉल्यूशन होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट की तुलना में बढ़ जाएगा। जितने अमाउंट से बढ़ेगा इसी को बोला जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर पानी 100 डिग्री सी पर उबलता है, 1 atm प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हो तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अगर उसमें आप 2 मोल यूरिया मिला दिए तो अब वो 100 पर नहीं उबलेगा, हो सकता है 101 पर या 102 पर या 100 समथिंग टेम्परेचर पर वो बॉयल करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना, इसी को बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बॉइलिंग पॉइंट समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा है कि द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is known as boiling point of that liquid. Boiling point of that liquid. इसी को बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास कोई लिक्विड है, इस लिक्विड का वेपर्स भी होगा यहाँ पर, वेपर्स ऑफ लिक्विड, दिस इज वेपर्स ऑफ लिक्विड। है ना, वेपर्स है तो इसका वेपर प्रेशर भी होगा, मान लीजिए P है, मान लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। और ये भी मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर। मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm। कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मान लीजिए 1 atm। जब आप इसको गर्म करोगे, हीट एनर्जी दोगे, किसको? लिक्विड को, तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मतलब वेपर्स की संख्या बढ़ेगी। गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है मोर एंड मोर लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। तो जब हीट एनर्जी दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपोराइज होंगे, और वेपोराइज होंगे तो क्या होंगे? वेपर प्रेशर उनका बढ़ेगा। मान लीजिए किसी टेम्परेचर T1 पर लेफ्ट एट एनी टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पर मान लीजिए कि जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वो सपोज कर लीजिए 0.7 atm है। मान लीजिए T1 टेम्परेचर पर कितना है? 0.7 atm मान लेते हैं, मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए हम बता रहे हैं। से इसको मान लीजिए कि T1 टेम्परेचर पर आपने इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो कितना देखा? 0.7 atm। T2 टेम्परेचर पर कितना है? आपने और टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो देखा गया कि 0.9 atm हो गया। और T3 टेम्परेचर पर मान लीजिए कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो हो गया 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मतलब T3 वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था 1 atm, उसके बराबर हो गया है। मतलब T3 वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, उस समय उस जगह पर उपलब्ध एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है। तो हम बोलेंगे कि ये जो T3 टेम्परेचर है, यही T3 टेम्परेचर इस लिक्विड का, ये लिक्विड A है कोई, मान लीजिए ये कोई लिक्विड A है, तो हम बोलेंगे कि ये जो टेम्परेचर है T3 टेम्परेचर, केल्विन में चाहे डिग्री सी में जो में भी, तो ये T3 टेम्परेचर बोलेंगे हम कि क्या है, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना हो गया था 1 atm, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और उससे पहले वाले टेम्परेचर पर 0.7 atm था, 0.9 atm था, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 atm है। तो वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसको बोलेंगे क्या हम, बॉइलिंग पॉइंट। तो T3 पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm है, उसी के बराबर हो गया वेपर प्रेशर लिक्विड का, इसलिए T3 हियर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। सो T3 हियर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, boiling point of liquid, because at this temperature vapor pressure is equal to atmospheric pressure। वेपर प्रेशर जो है वो किसके बराबर हो जा रहा है, वो हो जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो किसी भी लिक्विड का के साथ ऐसा जब हो जाए कि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए जिस टेम्परेचर पर, उसी टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच जो ग्राफिकल रिलेशन है वो तो ये है, इधर अगर हम लिख दें टेम्परेचर और इधर लिख दें वेपर प्रेशर, तो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच रिलेशन इस तरह का होता है। आप टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा जिस समय वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस समय वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। तो बॉइलिंग पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। और ये बात वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का बात हम पहले भी कर चुके हैं, पहले वाले वीडियो लेक्चर में, उसको देख लीजिएगा। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात समझ में आया। और वेपर प्रेशर बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो आई होप ये बॉइलिंग पॉइंट का चक्कर समझ में आ गया। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं ये समझ में आ गया। अब इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है, अब इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? What is elevation in boiling point? Elevation in boiling point. Let's see what is elevation in boiling point. Elevation in boiling point का मतलब हुआ boiling point का बढ़ जाना, है ना। मतलब जैसे कोई सॉल्वेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए कुछ भी है, T1 T2 टेम्परेचर कुछ भी, जब उसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाइएगा तो वो सॉल्यूशन में बदल जाएगा। अब इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा पहले वाले ओरिजिनल सॉल्वेंट की तुलना में ये बढ़ जाएगा, तो जितना से बढ़ेगा उसी को कहा जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to a solvent, is added to a solvent in order to make a solution,
in order to make a solution, then the boiling point of the solution is increased in compared to solvent, in compared to that of solvent, This increment in boiling point is known as elevation in boiling point. Elevation in boiling point, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी को ही बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है ए। क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट ए, ठीक है। और इस ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मान लीजिए T1 केल्विन है। कितना केल्विन है? T1 केल्विन। लेकिन जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो अब क्या हो जाता है? अब बन जाता है सॉल्यूशन। क्या बन जाता है बच्चों? तो हमें मिल जाता है सॉल्यूशन। मान लीजिए सॉल्यूट के रूप में क्या है? B है और सॉल्वेंट के रूप में क्या है? A है। तो दोनों को मिलाइएगा तो सॉल्यूशन में क्या मिल जाएगा हमको? A भी मिल जाएगा और साथ में क्या मिल जाएगा? B मिल जाएगा। तो अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हो जाएगा T2 केल्विन, जहाँ T2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? T1। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट की तुलना में बढ़ जाएगा जब आप किसको मिलाएंगे? जब आप मिलाएंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। कितना से बढ़ गया? T2 माइनस T1। जितना से बढ़ गया इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन सवाल है क्यों ऐसा हो रहा है कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है? वो इट इज़ हैपनिंग। तो इसको भी देखना पड़ेगा हमको। तो इसको देखते हैं, एक ग्राफ के हेल्प से इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये बात समझ में आ गया कि जब भी आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाओगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना। अब इसको समझाते हैं कैसे, देखिएगा ज़रा ध्यान से। इसको मैं मिटा दूँ ऊपर वाले को। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अब आप इसको कैसे समझो? अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो इसकी बात करो, प्योर सॉल्वेंट है तो इसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा। वेपर्स होगा तो वेपर्स का प्रेशर भी होगा। वेपर प्रेशर मान लीजिए PA0 है। ये बात पहले भी देख चुके हैं हम कि जो A सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर PA0 होगा, मतलब प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर। और सॉल्यूशन में वेपर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ लेस वेपर्स मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? लेस वेपर्स। और यहाँ क्या मिलेगा? मोर वेपर्स।
क्या मिलेगा? मोर वेपर्स। अब जब ज़्यादा वेपर्स होगा, मतलब कि हम ये जान रहे हैं कि हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए PS है, तो हम लिख सकते हैं कि PA0 का वैल्यू बड़ा है किसके तुलना में? PS के तुलना में। माने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बड़ा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के तुलना में। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं हम? अब एक ग्राफ से समझिए, मान लीजिए इधर इस एक्सिस पर हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इधर ले रहे हैं इस एक्सिस पर वेपर प्रेशर। क्या ले रहे हैं? वेपर प्रेशर। और मान लीजिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर P एक्सटर्नल, जो किसके बराबर है? मान लीजिए 1 atm के, मान लेते हैं P एक्सटर्नल प्रेशर है 1 atm के। तो सपोज कर लीजिए आप कि वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? जल्दी बताइए आप। वेपर प्रेशर अगर आपसे कहा जाए कि सॉल्वेंट का ज़्यादा है कि सॉल्यूशन का, तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट का ज़्यादा है। ये बात तो बता चुके हैं ना कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो जो वेपर्स है वो घट जाता है सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के तुलना में। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की तुलना में। तो अगर हम ये बोलें कि यहाँ पर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए हम ये बोलें अगर कि यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ क्या है? सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है मान लीजिए, ये बोल रहे हैं हम। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किधर होगा? इससे तो ऊपर होगा ना, यहाँ होगा। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि वेपर प्रेशर का एक्सिस है ये। तो इधर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो आप ऐसे समझो कि ये जो सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो उधर ऊपर मतलब प्रेशर एक्सिस पर ऊपर है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किधर है? नीचे है, कम है। तो इसलिए प्रेशर एक्सिस पर ये नीचे है मान लीजिए। अब कहा जाए कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है, अब इसको 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहां तक पहुंचने में इसको कितना का फासला तय करना पड़ेगा, यही ना? इसके लिए टेम्परेचर मान लीजिए लगा ΔT, सपोज कर लीजिए। और ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है इसको यहां तक पहुंचने के लिए इतना फासला तय करना पड़ेगा। तो बताइए, मतलब कि इसको यहां से यहां जाने में कम टेम्परेचर की जरूरत है। कम टेम्परेचर पर इसको वार्म अप करेंगे हम, तुरंत इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जबकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का लोअर वैल्यू है, तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने में ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा हीट एनर्जी लगेगा तो टेम्परेचर हाई होगा। मतलब यहाँ ये देखकर तो पता चल गया कि जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये तो बॉइलिंग पॉइंट ही कहा जाएगा ना, क्योंकि इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर के बराबर हो जा रहा है, ये वेपर प्रेशर के बराबर हो जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमको बोलेंगे कि सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके तुलना में बड़ा है। किसका बॉइलिंग पॉइंट? तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से बड़ा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये BP ऑफ सॉल्वेंट है, याद रखिए, BP ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है? BP ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने देख लिया कि इतना ही बड़ा न है, ΔT सॉल्यूशन माइनस ΔT सॉल्वेंट, इतना ही से ना बड़ा है। यही इतना से जो बड़ा है इसी को कहा जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब हमारे कहने का अर्थ था कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसको कम हीट करना पड़ेगा, तो पहुंच जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उसका वेपर प्रेशर। मतलब वहाँ बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा। और सॉल्यूशन के केस में इसका वेपर प्रेशर कम होगा तो इसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाके इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है सॉल्वेंट की तुलना में ज़्यादा है। ये बात समझ में आ गया कि नहीं? जितना ज़्यादा है, जिस अमाउंट से ज़्यादा है उसी के डिफरेंस को कहा जाएगा। मतलब मान लीजिए कि
सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 210 केल्विन और सॉल्वेंट का है 200, तो कितना से ज़्यादा हो गया 10 से, तो यही 10 डिग्री, यही 10 केल्विन ना बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट। इसी 10 केल्विन को बोला जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये बात क्लियर हो गया। और क्या क्या चीज़ होता है, ये तो टेम्परेचर में मैंने बता दिया, वेपर प्रेशर का ग्राफ भी आपने देख लिया, टेम्परेचर का भी देख लिया। और क्या क्या चीज़ होता है ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। इसको मिटा दूँ मैं, चलिए। तो यहाँ से क्या देखा आपने कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या, सॉल्यूशन। क्या देखा आपने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, यहां से आपने देखा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या क्या चीज और बदलता है इसमें, अब क्या होगा, तो अब होगा, मतलब पहला चीज क्या होगा कि अगर हम बोलें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या, सॉल्वेंट, है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को डेल्टा टीबी सॉल्यूशन लिखिए एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को सीधे डेल्टा टीबी लिखिए, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम। अच्छा, एंट्रोपी पे क्या फ़र्क पड़ता है जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं, तो पहला चीज़ तो हुआ कि वेपर प्रेशर घट जाता है सॉल्यूशन का सॉल्वेंट की तुलना में, और दूसरा चीज़ है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्या इसके अलावे भी कुछ और चीज़ हो सकता है, तो हाँ, इसमें एंट्रोपी को समझना बहुत ज़रूरी है। एंट्रोपी में कैसे परिवर्तन होता है उसको ज़रा देखना है। तो देखिए, आप जानते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी, ऐसा समझते हैं कि नहीं, है ना। जब ये प्योर सॉल्वेंट है, ध्यान देना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्योर सॉल्वेंट है ए मान लीजिए, इसमें क्या मिला रहे हैं आप, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या मिला रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी मिला रहे हैं, तो क्या बन रहा है भाई, बन रहा है सॉल्यूशन। बन रहा है सॉल्यूशन ए प्लस बी, इसमें भी वेपर्स होंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें भी वेपर्स होंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, इसमें कौन ज़्यादा होगा, पीए ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। इतना बात तो आप जान रहे हैं। अब अगर कहा जाए यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, कुछ ना कुछ होगा, और यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों थर्मोडायनेमिकली इक्वल होता है। सॉल्यूशन के केस में यहाँ जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होगा सॉल्वेंट का, या यहाँ सॉल्यूशन का जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होगा वो एग्जैक्टली बराबर होगा। मतलब थर्मोडायनेमिकली हम ये जान सकते हैं, थर्मोडायनेमिकली ये आपको याद रखना है कि डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि एंथैल्पी तो समझते हैं ना,
वही एंथैल्पी है, वेपोराइजेशन का एंथैल्पी है, ये बराबर होता है सॉल्वेंट के लिए भी और सॉल्यूशन के लिए भी। अब ज़रा बताइएगा आप हमको, अगर ये चीज़ मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टेम्परेचर, ऐसा कुछ है, इसको अगर हम लिखना चाहते हैं फॉर सॉल्वेंट, माने एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम ये लिखना चाहते हैं तो डेल्टा एच जो भी है वो लिख देंगे, एंड टेम्परेचर इसका मान लीजिए T1 है। अगर यही हम लिखना चाहते हैं फॉर सॉल्यूशन, अगर यही बात हम किसके लिए लिखना चाहते हैं, फॉर सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस ऑफ वेपर्स ऑफ माने एंट्रोपी ऑफ वेपर्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये हम पूछें आपसे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डेल्टा एच बटा टी, मान लीजिए टेम्परेचर T2 है। अब आप बताइए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो सॉल्यूशन T2 है ये ग्रेटर देन T1 है। याद रखिए इस बात को, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो जब T2 इज ग्रेटर देन T1 और डेल्टा एच दोनों के लिए सेम है, थर्मोडायनेमिकली बता दिया मैंने कि एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब ये दोनों बराबर है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो जिसका नीचे वाला टर्म बड़ा होगा उसका ये वाला छोटा हो जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बड़ा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। ये क्या है, टेम्परेचर है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो एक प्रकार का टेम्परेचर ही होता है ना यार। तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपर्स ऑफ सॉल्यूशन जो होगा ये कम हो जाएगा, किसके तुलना में, एंट्रोपी चेंज फॉर वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ऐसा है यहाँ पर। तो क्या हम इस लाइन को लिख सकते हैं, एंट्रोपी चेंज फॉर वेपर्स ऑफ सॉल्यूशन is less than entropy change for vapors of solvent, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहला चीज कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा सॉल्वेंट के तुलना में, डेल्टा एच दोनों का बराबर रहेगा और एंट्रोपी चेंज जो वेपर्स ऑफ सॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा, किसके तुलना में, एंट्रोपी चेंज फॉर वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से क्या क्या हुआ, पहले तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ, वेपर प्रेशर घट गया, एंट्रोपी भी घट गया सॉल्यूशन का सॉल्वेंट की तुलना में, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और डेल्टा एच समान रहा, डेल्टा एच क्या रहा, समान रहा। ये बात समझ में आया। अब एक चीज़ देखिएगा, इसको मिटा दूं मैं, इन सब चीज़ों को मिटा दूं मैं, चलो। अब इसी बात को मतलब कि ग्राफिकली अगर लिखा हो तो कैसे पहचानेंगे हम, तो उस बात को देखते हैं कैसे पहचाना जाएगा। इस पर रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन ये है कि विच रिप्रेजेंट्स करेक्ट डिफरेंस। क्वेश्चन है which represents correct difference। जैसे पहले दिया हुआ है ये सॉल्वेंट है
ये सॉल्यूशन है और ये वेपर्स है। इधर कह रहा है डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन और इधर कह रहा है डेल्टा एस ऑफ सॉल्वेंट। इसको कह रहा है एक, और दूसरा कह रहा है इधर वेपर्स, इधर कह रहा है सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। डेल्टा एच सॉल्यूशन और सॉरी दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सॉल्वेंट, ये दे दिया। इसको कह रहा है 2। उसके बाद तीसरा है बॉइलिंग पॉइंट, इधर सॉल्यूशन दे दिया और इधर सॉल्वेंट दे दिया। इसको कह रहा है तीसरा। और ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ए ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। बी ऑप्शन है 1, 3। सी ऑप्शन है 2, 3 और डी ऑप्शन है 1, 2। कह रहा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? हाँ, तो मैंने क्या बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन को पहले गौर से देख लीजिए। इसमें एंट्रोपी चेंज का बात है और एंथैल्पी चेंज का बात है और बॉइलिंग पॉइंट की बात है यहाँ पर। तो हमने क्या देखा था अभी थोड़ी देर पहले? हमने देखा था कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर आप मिलाते हैं और सॉल्वेंट के साथ मिलाते हैं ताकि सॉल्यूशन तैयार हो सके, तो होता क्या है? पहला चीज़ वेपर प्रेशर घट जाता है सॉल्यूशन का सॉल्वेंट की तुलना में। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का सॉल्वेंट की तुलना में बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है ये वाला ग्राफ तो सही है। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का सॉल्वेंट की तुलना में बढ़ा हुआ है। माने बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लो इस एक्सिस पर है ये, तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज़्यादा है सॉल्वेंट की तुलना में, तो 3 तो सही है। उसके बाद मैंने क्या बताया था? एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी के बारे में बताया था मैंने कि होता क्या है कि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के जो वेपर्स हैं इसमें जो एंट्रोपी चेंज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है ना। सॉल्वेंट अकेला है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स वेपर्स में तब्दील हो गए, तो वेपर्स में रैंडमनेस बढ़ गया, तो अचानक से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। अभी तो बताए थे हम कि एंट्रोपी चेंज फॉर द वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट बड़ा होता है एंड एंट्रोपी चेंज फॉर वेपर्स ऑफ सॉल्यूशन कम होता है। सॉल्यूशन में ऐसे ही एंट्रोपी बड़ी होती है और उससे वेपर्स में बदलता है तो थोड़ा सा अंतर आता है। सॉल्यूशन की एंट्रोपी सॉल्वेंट की तुलना में ज़्यादा होता है, ये याद रखना है आपको। एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन इज हाइयर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। तो एंट्रोपी सॉल्यूशन का ऐसे ही हाई रहता है, तो उससे वेपर्स बना तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ। माने जो चेंज इन एंट्रोपी फॉर द वेपर्स ऑफ सॉल्यूशन है ये उतना बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा होता है चेंज इन एंट्रोपी फॉर द वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट। इसलिए एंट्रोपी चेंज फॉर द वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट माने सॉल्वेंट से वेपर में जा रहा है, काफ़ी बड़ा एंट्रोपी चेंज है। एंड सॉल्यूशन से वेपर में बढ़ रहा है, सॉल्यूशन की एंट्रोपी ऑलरेडी ज़्यादा है। एंट्रोपी एक्सिस पर कहा जाए कि सॉल्वेंट से ज़्यादा एंट्रोपी सॉल्यूशन का है कि नहीं? बिल्कुल। तो सॉल्वेंट का ऑलरेडी ज़्यादा एंट्रोपी है, ज़्यादा से थोड़ा ऊपर पहुंच रहा है, तो चेंज तो इतना ही ना हुआ जी। जबकि सॉल्वेंट की तुलना में इतना बड़ा चेंज हुआ, तो जाहिर सी बात है कि ये जो ग्राफ बता रहा है कि एंट्रोपी चेंज फॉर सॉल्वेंट इज हाइयर देन एंट्रोपी चेंज फॉर सॉल्यूशन, सही बात है। एंट्रोपी चेंज फॉर सॉल्वेंट हाइयर देन एंट्रोपी चेंज फॉर सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ गया लेकिन एंट्रोपी चेंज घट गया। इसका मतलब 1 भी सही बात है, 2 भी सही बात है, सॉरी
3 भी सही बात था। और फिर मैंने बताया था अभी अभी कि एंथैल्पी चेंज फॉर द वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड एंथैल्पी चेंज फॉर द वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों आपस में बराबर होता है। थर्मोडाइनमिकली ये बराबर होता है आपस में। मतलब कि सॉल्वेंट या सॉल्यूशन से वेपर्स में जाना है तो जितना एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ती है सॉल्वेंट में भी उतना ही लगता है, और सॉल्यूशंस को वेपर्स में पहुंचाने में भी उतना ही लगता है एनर्जी। एंथैल्पी, एंथैल्पी सेम है, मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ये भी सही है। ये बात समझ में आया? सॉल्वेंट या सॉल्यूशन को वेपर्स में पहुंचाने में सेम एनर्जी लगती है। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन होगा आपका वो क्या होगा? ए होगा, क्योंकि ए में 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था ये। तो इस तरह से आपने देखा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसमें एंट्रोपी चेंज कैसे हो रहा है, डेल्टा एच का परिवर्तन कैसे हो रहा है, फिर बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का, एंट्रोपी चेंज घट जाएगा, डेल्टा एच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आया? अब एक और ग्राफ, इंपॉर्टेंट ग्राफ हमको खींचना है, उसके बाद हम डेरिवेशंस वगैरह करेंगे, है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, माने हम जान गए कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो मान लीजिए हम इधर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। इधर बॉइलिंग पॉइंट है, माने टेम्परेचर को केल्विन में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इधर है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। और मान लीजिए ये P एक्सटर्नल, ये P एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है ये? एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये। तो ग्राफ कैसे होगा? ध्यान से देखना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है ग्राफ तो ऐसा ही आएगा ना। अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर ही है भाई, टेम्परेचर ही है ना। बॉइलिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और एक ग्राफ यहाँ पर है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। किसका किसका बताइए आप? अभी अगर बात करें हम तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा था? बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज़्यादा था, और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या था? बॉइलिंग पॉइंट कम था। मतलब ये वाला जो ग्राफ है, मतलब ये वाला, ये सॉल्यूशन के लिए है निश्चित रूप से, और ये किसके लिए है? प्योर सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए है भाई? प्योर सॉल्वेंट के लिए। और आप देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, उसको छू रहा है। सो दिस T1 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस T1 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, and T2 is what? T2 is boiling point of solution.
क्योंकि इस टेम्परेचर पर T2 वाले टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जा रहा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हुआ ये। अब देखिए तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट T2 है और सॉल्वेंट का कितना है T1 है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, इतना ही ना हुआ, यही ना आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ। सो दिस डेल्टा TB इज एलिवेशन इन क्या, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो किसके बराबर होगा, तो T2 माइनस T1 के। इससे फिर ये भी पता चल सकता है कि T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस डेल्टा TB, या T2 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा TB प्लस T1, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये भी ग्राफ आपको जनरली देखने को मिलेगा। अब एक रिलेशन होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलैलिटी के बारे में, उसको ज़रा हम देख लेते हैं। वो रिलेशन क्या होता है, तो वो रिलेशन होता है डेल्टा TB मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा, इसको हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो उस कांस्टेंट के जगह पर हम दे देते हैं KB और इसके जगह पर मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के जगह पर M रख देते हैं। इस KB को क्या कहा जाता है भाई, तो इस KB को कहा जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। इस KB का यूनिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। तो यूनिट क्या होगा इस डेल्टा KB का, यूनिट ऑफ KB मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो हम जानते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, तो KB इज इक्वल टू डेल्टा TB बाई M। डेल्टा TB टेम्परेचर है, टेम्परेचर का डिफरेंस है तो केल्विन में होगा, और मोलैलिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सो मोल पर केजी, मोल पर केजी, तो पर केजी ऊपर चला जाएगा, मतलब मोल पर केजी को ऐसे लिख सकते हैं ना भाई मेरे, ये हो जाएगा मोल इनवर्स केल्विन केजी, ये यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो जाएगा। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन भी होगा, वो डेफिनेशन क्या होगा, तो ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या होगा बच्चों, डेफिनेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, माने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पूछा जाता है किसको बोलते हैं, व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, है ना, जिसको KB बोलते हैं। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। अगर मान लो मोलैलिटी 1 हो गई, M बराबर 1 का मतलब मोलैलिटी इज यूनिटी, मोलैलिटी का वैल्यू 1 है, तो ऐसे परिस्थिति में डेल्टा TB किसके बराबर हो जाएगा, KB इंटू 1, मतलब KB, मतलब डेल्टा TB ही KB का वैल्यू हुआ, माने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट when molality of solution is 1 is equal to molar elevation
कांस्टेंट। इसका मतलब when molality of solution is 1 या is unity, then the elevation in boiling point that time elevation in boiling point is called molar elevation constant। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब सिंपल सा बात है, जब m 1 हो जाए तो जो डेल्टा टी बी होगा वही किसके बराबर हो जाएगा, के बी के बराबर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिसको जल्दी जल्दी मैंने बता दिया, जिसमें कोई खास एक एंट्रोपी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर ग्राफ वगैरह का ध्यान रखना है यहाँ पर, और बेसिक बातें याद रखनी है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाता है तो क्या होता है, एंट्रोपी घटता है, डेल्टा एच अनचेंज्ड रहता है, डेल्टा एच एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, वेपर प्रेशर घटता है। अब इतना जानने के बाद एक सवाल आ रहा है, ये जो आप देखते हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, फ्रॉम वेयर डज दिस कम, ये कहाँ से आया। हमने तो डायरेक्ट लिख दिया था कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो के बी इंटू एम के बराबर है, यूँ कह लीजिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो के बी आएगा। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो वेयर, फ्रॉम वेयर डज इट कम्स, इसके बारे में हमको थोड़ा सा बात करना है। आई होप ये बात समझ में आ रहा होगा आपको। इतना बात जितना मैंने बताया अभी तक ये ज़रूर आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये जो डेरिवेशन है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये कैसे आया, थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्वेंट है और दो सॉल्यूशन है ना। आप ऐसा समझ लो ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है, P एक्सटर्नल, जिसको हम एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर का एक्सिस है इधर। और इधर क्या है बच्चों, इधर टेम्परेचर, इसको बॉइलिंग पॉइंट हम बोल रहे हैं, केल्विन स्केल में है मान लीजिए। इसका नाम है A
बी एंड सी, और इधर से एक लाइन खींचा हमने, फिर इधर से एक लाइन खींचा हमने, फिर इधर से एक लाइन खींचा हमने। इसका नाम दे दीजिए एम एंड एन। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो कुछ है P1 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो क्या है P2 है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही बराबर है। इसीलिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो P2 है। टेम्परेचर किस पर, ये T1 है, ये T2 है, और ये क्या है बाबू T3 है। आप देख रहे हैं कि सेकंड ये है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट इसको बोल सकते हैं हम, और ये क्या है सॉल्यूशन 1 एंड ये क्या है सॉल्यूशन 2। मतलब ये वाला ग्राफ सॉल्यूशन 2 के लिए है, ये वाला सॉल्यूशन 1 के लिए एंड ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ABM, ये ट्रायंगल मतलब पूरी तरीके से तो नहीं है लेकिन ट्रायंगल जैसा लग रहा है दिस वन, क्योंकि ये जो ग्राफ हमने इतना कर्व कर दिया है ये बेसिकली थोड़ा सा कर्व होता है लास्ट में ऐसे। सो दिस इज ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल ACN, ये दोनों क्या है आपस में, ये आपस में सिमिलर ट्रायंगल है, माने इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। अच्छा एक मिनट यहाँ ध्यान देना है, T1 क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, T1 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड T2 क्या है भाई, तो T2 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1, और T3 क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2। ऐसे ऐसे है। अब ग्राफ से क्या क्लियर हो रहा है, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना बच्चों, क्या हो रहा है उसको जरा समझो। ये A है, ये B है, ये C है, ये M है, ये N है, यही ना ये ट्रायंगल, ये वाला हिस्सा बनाया है हम यहां पर। तो फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट ट्रायंगल ABM सिमिलर टू ट्रायंगल ACN। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, AB बटा AC। सो फ्रॉम सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट, सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, AB बटा AC दिस इज इक्वल टू AM बटा AN। अच्छा AB क्या है, ध्यान दो AB क्या है बच्चों, AB क्या है, AB दिस वन T2 माइनस T1, इसको डेल्टा TB1 मान लेते हैं, ये क्या है डेल्टा TB1, और T2 माइनस T3 क्या है डेल्टा TB2 मान सकते हैं। तो AB किसके बराबर है, AB ध्यान से देखो, AB इसके बराबर है, किसके बराबर T2 माइनस T1, और AC किसके बराबर है AC T3 माइनस T1, दिस इज इक्वल टू AM को मान लो आप प्रेशर, AM क्या है ध्यान से देखो, P एक्सटर्नल प्रेशर है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रेशर क्या है P2 है ना, मतलब P एक्सटर्नल माइनस P2, एंड AN क्या है AN P एक्सटर्नल माइनस P1, P एक्सटर्नल माइनस P1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, T2 माइनस T1 को मान लो डेल्टा TB1 और इसको मान लो डेल्टा TB2।
दिस इज इक्वल टू, इसको डेल्टा P1 मान लो और इसको डेल्टा P2 मान लो। तो आप देख रहे हो कि डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। यहां से पता चल रहा है ना, मतलब इट इज क्लियर दैट डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, माने चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेपर प्रेशर। ओके, सो चेंज इन टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बस नहीं रुकिए 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट बस 5 मिनट। So change in temperature is directly proportional to change in vapor pressure। ये बात तो लिख सकते हैं हम या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इतना के बाद ये रिलेशन कैसे आया, इसको ज़रा देखना है, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। इसको मिटा दें, ये वाले टर्म को, इधर वाले टर्म को। ठीक, अब इतना होने के बाद मतलब अभी क्या रिलेशन आया, चेंज इन टेम्परेचर माने बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेपर प्रेशर। ऐसा लिख सकते हैं हम। और फ्रॉम रोल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें क्या देखा था हमने, P माइनस PS बटा PA नॉट, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो किसके बराबर था, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल मोल, इसके बराबर था ना जी। ये क्या था, चेंज इन प्रेशर, इसको डेल्टा P से लिख सकते हैं बटा PA नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A इन प्योर स्टेट, दिस इज इक्वल टू N2 बटा N1 प्लस N2। मान लो सॉल्यूशन डाइल्यूट है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस N1 प्लस N2 को क्या लिख सकते हैं हम, N1। अच्छा, ये N1 N2 का चक्कर एकदम याद रखना है कि दिस N1 इज मोल ऑफ solvent, है ना, and this N2 is mole of solute। ये बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, इसको बिसारना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा P बटा PA नॉट, सॉल्वेंट A है मान लीजिए, ये है PA नॉट, क्या है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A in pure state, solvent A in कौन state, in pure state। तो this delta P by PA नॉट, this is equal to N2 बटा N1 लिख सकते हैं सीधे हम। अच्छा, N2 क्या है भाई, N2 क्या है भाई बच्चों, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट बटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, W से। यहाँ समझ लीजिए W स्मॉल है वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, एंड स्मॉल m क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
एंड W क्या है? वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एंड कैपिटल M क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये एकदम ध्यान रखना है बच्चों। तो अब क्या हो गया, ध्यान से देखना, अपना मन से हम क्या कर रहे हैं, इसको डेल्टा P बटा PA0 दिस इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू कैपिटल M बटा W। अपना मन से 1000 से मल्टीप्लाई करो एंड 1000 से डिवाइड करो। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 1000 से डिवाइड कर दिया, है ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, तो डेल्टा P बाई PA0 ये किसके बराबर हो गया? इसी को रीअरेंज करके लिख सकते हैं ऐसा। ध्यान से देखो, वेट इन ग्राम बटा मोलर मास ऑफ, तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। W क्या है? कैपिटल। वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या आ गया? मोलैलिटी। क्या आ गया? मोलैलिटी। सो दिस डेल्टा P बाई PA0 दिस इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू M जो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है डिवाइडेड बाय 1000। तो डेल्टा P बराबर क्या हो गया? मोलैलिटी इंटू M बाई 1000 इंटू PA0 सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में। इसको क्या मान लो आप? इक्वेशन 2। और वो जो आया है उसको क्या मान लो? इक्वेशन 1। अब जानते हैं डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P और डेल्टा P बराबर इसके है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम ये लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 we have के बाद क्या? डेल्टा T प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P और डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू किसके? मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 इंटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिए, कैपिटल M क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड PA0 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। तो इससे ये साबित हो गया कम से कम। अच्छा, इसको हटाइएगा तो कांस्टेंट, इसको दीजिएगा तो कांस्टेंट मिला करके क्या होगा? K होगा। सो डेल्टा T दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K मान लो, और इनटू मोलैलिटी और इंटू M बाई 1000 और इंटू PA0। अब जरा ध्यान दो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जान रहे हैं कि मोलर मास कांस्टेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट ये भी कांस्टेंट है, एंड 1000 भी कांस्टेंट है और K भी कांस्टेंट है। तो इन सब कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये सारा का सारा कांस्टेंट है। तो इन सारे कांस्टेंट वैल्यू को मिला करके एक कांस्टेंट लिख दो और उसको लिख दो KB। दिस KB इनटू क्या? मोलैलिटी।
क्या लिख दो, Kb इंटू मोलैलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि Kb को हम क्या बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और यहीं से साबित हो गया कि डेल्टा T प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर समझना है आपको। आप देख रहे हैं कि इन सब कांस्टेंट के मिला करके हमने Kb नॉट लिखा है। इसका मतलब Kb इज ए फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, मतलब सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा है Kb। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा है Kb। मतलब Kb इज ए फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि वाटर सॉल्वेंट है तो उसका Kb कुछ और होगा, बेंजीन सॉल्वेंट है तो उसका Kb कुछ और होगा। एंड उसी तरह से अगर मान लीजिए ईथर सॉल्वेंट है तो उसका Kb कुछ और होगा। मतलब कि ये जो Kb है ये डिपेंड कर रहा है, Kb इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिएगा, Kb इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हमने अभी डिराइव किया कि डेल्टा Tb बराबर Kb इंटू मोलैलिटी। ये यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद फिर इसको नोट कर लिया आपने, इसको देखिए। फिर इसमें और भी चीज़ें हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखना है, इसको नोट करिए आप वीडियो पॉज करके। हाँ, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखने के बाद अब हमको देखना है डिटर्मिनेशन ऑफ Kb। डिटर्मिनेशन ऑफ Kb, Kb को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? डिटर्मिनेशन ऑफ Kb थर्मोडाइनमिकली, थर्मोडाइनमिक्स के हेल्प से इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में हमको बात करना है। जैसे कि डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू m था। इसमें क्या था भाई, इसमें सारे चीज़ों को ज़रा बताओ। ये क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर बात किया जाए Kb का तो ये था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। व्हाट वाज दैट? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और m क्या था यहाँ पर? तो ये मोलैलिटी था, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा कुछ था। अब Kb का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे हम? तो याद आपको ये रखना है कि Kb इज इक्वल टू आर Tb स्क्वायर बाई 1000 इंटू LV। ये होता है, ये Kb का वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक के हेल्प से। ठीक है, तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये Kb क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें क्या है, तो उस बात को क्लियर कर लीजिए। बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पर R है वो है गैस कांस्टेंट। क्या है ये? गैस कांस्टेंट। और इसका वैल्यू क्या क्या होता है? तो वैल्यू जो इसका होता है वो होता है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, अगर CGS में दिया हो तब। और अगर SI में दिया हो तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। दिस इज इन SI सिस्टम। तो R का 2 वैल्यू ले सकते हैं आप। तो R यहाँ पर क्या है? गैस कांस्टेंट। एंड दिस Tb इज व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज व्हाट? This is boiling point. Tb is basically boiling point of what? Boiling point of liquid. And 1000 तो समझ ही रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। और वो लिक्विड क्या है आपका? सॉल्वेंट है। व्हाट इज दैट? सॉल्वेंट। और ये 1000 तो 1000 है। LV क्या है भाई? व्हाट इज दिस LV? तो आपको याद रखना है कि ये LV जो है इसको बोलते हैं लेटेंट
heat of vaporization. This is latent heat of vaporization per gram of solvent. याद रखना है आपको, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है. तो यहां पर एक चीज और आपको देखना होगा. हम जानते हैं कि डेल्टा एच LV बराबर होता है डेल्टा एच बाई एम. LV इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच बाई एम. जहां पर डेल्टा एच क्या है भाई? डेल्टा एच है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. दिस इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. और LV क्या है? LV है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. सो अगर इस LV के जगह पर इस वैल्यू को रख दिया जाए, समझिए LV है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. एंड व्हाट इज दिस डेल्टा एच वेपोराइजेशन? ये है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट. डिफरेंस है, पर मोल में है ये है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट. तो इस बात को अगर हम रख दें यहाँ पर, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा बदलकर? ये फार्मूला हो जाएगा KB इज इक्वल टू R TB का स्क्वायर 1000 इंटू इसके जगह पर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई एम. अच्छा हाँ, M क्या है भाई यहाँ पर? M क्या है यहाँ पर? ये बात आपको समझना पड़ेगा. ये जो M है ये है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट. दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो ये बदल के क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा KB दिस इज इक्वल टू R TB स्क्वायर इंटू M बाई 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन. ये इस तरह से आप एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के हेल्प से KB का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इस पर रिलेटेड प्रॉब्लम को देखा जाए. प्रॉब्लम किस तरह से बनेगा उसको ज़रा देखते हैं. इसको मिटा दें. ओके. तो बच्चों आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी. ये सारी चीज़ें हैं क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको बता रही हैं. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम हम लिखते हैं. प्रॉब्लम जैसे इन सारी चीज़ों पर कह दिया जाए कि बनाओ आप, तो कैसे बनाओगे? जैसे कहा जाए कैलकुलेट KB ऑफ वाटर, कैलकुलेट KB ऑफ वाटर इफ enthalpy of vaporization
ये दिया 540 कैलोरी पर ग्राम। टीबी है 100 डिग्री सी, बस इतना कुछ दिया हुआ है। तो कैसे आप इसको करोगे, हाउ यू विल कन्वर्ट इट? तो देखो भाई, सबसे पहले तो ये जो फॉर्मूला है ये वाला LV वाला आप उसको रख दो। तो वी नो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो वी नो कि KB इज इक्वल टू R TB नॉट स्क्वायर बाई 1000 इंटू LV। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ये। R क्या है? गैस कांस्टेंट। अब सवाल है कि गैस कांस्टेंट किस तरीके से आपको लिखना है। तो गैस कांस्टेंट का तो दो वैल्यू है, एक है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यहाँ पर ये पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट पर दिया हुआ है। तो ध्यान देना है यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है ये कैलोरी पर ग्राम में दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो कैलोरी में यूज़ हुआ है यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो आपको R का वैल्यू भी यूज़ करना होगा। क्या चीज़ के टर्म में? आपको यूज़ करना होगा कैलोरी के टर्म में। तो R का वैल्यू क्या था, जल्दी बता दो भाई। R का वैल्यू क्या था? R का वैल्यू था 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ऐसा कुछ था। और यहाँ पर ज़रा बता दो आप, TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सी दिया हुआ है। इसको केल्विन में बदलोगे तो 273 में क्या जोड़ना होगा आपको? 100 जोड़ना होगा। तो ये हो कितना जाएगा? 373 केल्विन। तो ये हो जाएगा 373 केल्विन का स्क्वायर और नीचे 1000 है। एंड LV है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कितना दिया हुआ है? 540 कैलोरी पर ग्राम। तो पर ग्राम में ग्राम ऊपर चला जाएगा, ग्राम ऊपर चला जाएगा भाई। अच्छा ये बता दो आप, इसको आप काट कूट करोगे तो क्या हो जाएगा? कैलोरी से कैलोरी खत्म हो गया और 2 बच गया इधर, और इधर बच गया 373 इंटू 373 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 540। और इसमें से क्या बच गया? केल्विन से 1 केल्विन खत्म हो गया, केल्विन स्क्वायर हुआ ना, तो 1 केल्विन से केल्विन इनवर्स खत्म, बच गया 1 केल्विन पर मोल ग्राम। यही ना बच गया। अब ज़रा बता दो आप हमको, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इसको 373 इंटू 373 डिवाइडेड बाई 540 इंटू 1000। इसको मल्टीप्लाई करिए, अब डिवाइड करिए। डिवाइड करिएगा तो पता चलेगा कि 2 इंटू 373 इंटू 373 ये हो जाएगा 278258। 278258 कितना हो गया? 278258 डिवाइडेड बाई 540 डिवाइडेड बाई 540 ये कितना हो गया? 5.152। अच्छा 1000 भी है ना इधर, 515.29 एंड डिवाइडेड बाई 1000। इसको डिवाइड करो 1000 से फिर से, तो कितना हो जाएगा? 0.51। कितना आ गया? 0.51। 0.5152 5152 है, तो इसको लगभग क्या ले सकते हैं आप? 0.52 ही ले सकते हैं। अब यूनिट की बात कर लें अगर हम, तो यहाँ पर केल्विन पर मोल पर ग्राम, ग्राम, तो ग्राम पर केल्विन
पर मोल, ग्राम पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो इस तरीके से जो Kb का वैल्यू है उसको आप निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? Kb के वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस यही देखना था, किस तरीके से आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो आपने समझा, और फिर उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो ग्राफिकल एनालिसिस है वो आपने देखा, फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो एंट्रोपी चेंज वगैरह का बात है वो भी आपने समझा, फिर लास्ट में छोटा सा Kb का वैल्यू थर्मोडाइनमिक्स से मतलब एंथैल्पी कॉन्सेप्ट के हेल्प से कैसे निकालेंगे वो भी आपने देखा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमको करना क्या है, नेक्स्ट वीडियो की ओर हमको बढ़ना है। तो इस तरीके से आप चाहेंगे तो ये इस कैलकुलेशन को भी आप समझ सकते हैं। इसमें एक मिस्टेक हो गया है कि ये जो केल्विन स्क्वायर से केल्विन इनवर्स खत्म होगा तो पर केल्विन सीधे केल्विन बचेगा ना, सो वी विल गेट ओनली केल्विन, ग्राम केल्विन पर मोल, ग्राम केल्विन पर मोल। सो दिस विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक ख़त्म हुआ। अब इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।